हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी और ग्रुप 2 के लिए हमारा एक प्रबंधन के 2500 प्रश्नों का एक कोर्स चल रहा है, जिसके हम 7 भाग कर चुके हैं और आज हम 8वां भाग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 7 भागों में लगभग हमने 180 प्रश्न कर लिए थे। इसके आगे के प्रश्न हम आगे देखेंगे। अगर इसके पुराने भाग नहीं देखे हों तो आप देख लीजिएगा। एक मेरे पास कमेंट आए थे कि आप लोगों को चौथा भाग नहीं मिल रहा है, तो मैंने प्लेलिस्ट में दोबारा से चेक करके उसको सेव कर दिया है उसी प्लेलिस्ट में, तो आपको चौथा भाग भी मिल जाएगा। यकीन मानिए, अगर आप ये 2500 प्रश्न पूरे कर लेते हैं तो आपका प्रबंधन में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। गूगल से लेके थ्योरी से लेके जितनी भी बुक्स रहती हैं, सबका मटेरियल, सबका सार मैंने यहाँ पे निकाला है। थोड़े दिनों में आपकी ये पीडीएफ भी आप परचेस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलने लगेगी। बाकी अगर आपने हमारे पटवारी के नोट्स लिए हैं तो आपको ये निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अगला पहला क्वेश्चन है आज का। व्यवसाय की चालू परिसंपत्ति में, व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में, मतलब जो करंट असेट्स है आपके पास में, निक्षेपित पूंजी खालिस्तान के रूप में जानी जाती है। जो आपके पास जो निक्षेपित पूंजी होती है, जो बची हुई पूंजी होती है, निक्षेप की हुई पूंजी होती है, उसको किस रूप में जाना जाता है? उसको बोलते हैं सकल कार्यशील पूंजी। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में, चालू परिसंपत्ति मतलब जो करंट में आपके पास है, जिससे आप काम हो रहे हैं, सब चीज़ है आपके पास, कोई स्थिर नहीं है, मतलब चालू अवस्था में, उसमें आप पूरा लेन देन या वहीं से आपका जाता है उसी में आपका आता है, तो वो चालू परिसंपत्ति के अंतर्गत आता है। उसको करंट असेट्स जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निक्षेपित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? सकल कार्यशील पूंजी के रूप में जाना जाता है। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निक्षेपित पूंजी को किस नाम से जाना जाता है? सकल कार्यशील पूंजी। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टिकोण का यह तर्क था कि व्यवसाय प्रतिष्ठान का बाजार मूल्य पूंजी संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता? किस दृष्टिकोण, इनमें से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है ये जो यह बताता है कि जो व्यवसाय प्रतिष्ठान थे और उनका जो बाजार मूल्य था वो पूंजी की संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता? कौन सा मतलब कौन सा प्रतिष्ठान यह बताता है? तो कौन बताता है? निवल आय दृष्टिकोण, निवल प्रचालन आय दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण या एमएम दृष्टिकोण? तो ये बताता है निवल प्रचालन आय दृष्टिकोण। कौन बताता है? निवल प्रचालन आय दृष्टिकोण। निवल यहाँ पे शुद्ध के लिए भी, टोटल के लिए भी निवल का यूज किया जाता है। तो निवल प्रचालन जो आय दृष्टिकोण, यह बताता है कि जो व्यवसाय प्रतिष्ठान का जो बाजार मूल्य होता है वो पूंजी संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? कच्चे माल की खरीद के लिए, कच्चे माल की खरीदी कर ली, फिर भुगतान और बिक्री से, और भुगतान कर दिया और बिक्री कर दी, उससे उसमें उसके बीच में जो नगद की वसूली के बीच का जो समय अंतराल होता है, कच्चा माल खरीदा, बनाया, फिर उसको बेचा, फिर उधर से पैसा आया, तो ये जो बीच का जो समय अंतराल है वो किस नाम से जाना जाता है? नगद चक्र, कंपनी के लिए संचालन चक्र, या ए और बी दोनों? तो किस रूप में जाना जाता है? ये नगद चक्र के रूप में जाना जाता है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस रूप में जाना जाता है? नगद चक्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण फीस, अंकेक्षण जो फीस होती है उसका विभाजन उचित है, किस में उचित है? समयानुपात में, बिक्री पात में, पूर्णतः समामेलन से पूर्व या पूर्णतः समामेलन के बाद? तो अंकेक्षण फीस का जो विभाजन है वो समय अनुपात में विभाजन करना उसका उचित है। काय का? अंकेक्षण फीस का जो विभाजन है वो कब उचित है? तो उसका समय अनुपात में, बिक्री अनुपात में, या किस अनुपात में उसको उचित है? एक सेकेंड रुकिएगा। तो अंकेक्षण फीस का विभाजन किस कब उचित है? समय अनुपात में। अंकेक्षण का मतलब क्या होता है? ऑडिट। ऑडिट आपने नाम सुना होगा, तो अंकेक्षण को ऑडिट बोला जाता है। और ऑडिट का जो फीस होता है उसका विभाजन कब अनुचित है? तो कब उचित है? तो ये समय अनुपात में उचित है। अगला क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधक का सलाहकार के रूप में उत्तरदायित्व नहीं है? जो मानव संसाधन प्रबंधक होते हैं उनका अगर उत्तरदायित्व देखना है तो किस में उत्तरदायित्व नहीं है? मानव संसाधन प्रबंधक का सलाहकार के रूप में, मतलब इनमें से कौन है जो सलाह नहीं दे सकता, सलाह देने का अधिकार उनका नहीं है? तो इनमें से कौन है? सलाहकार पद्धति का निर्माण, सामाजिक बीमा संबंधी समस्याएं हल करना, कर्मचारियों को रियायती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, या भौतिक व वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति?
मानव संसाधन प्रबंधक का सलाहकार के रूप में इनमें से कौन सलाह नहीं देता? सलाहकार पद्धति का निर्माण, सामाजिक बीमा संबंधी समस्याएं हल करना, कर्मचारियों को रियायती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, या भौतिक व वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति। देखो, सलाहकार पद्धति का निर्माण, ये तो सलाहकार के रूप में ही काम होता है प्रबंधक का। सामाजिक बीमा संबंधी समस्याएं हल करना, अब ये भी आपको बीमा अगर किसी से करवाना है तो भी आपको सलाह दे के ही करना पड़ेगा। कर्मचारियों को रियायती दर पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये भी आप सलाह ही दे सकते हो कि आप ये नहीं ये लो। भौतिक व वित्तीय साधनों की प्राप्ति, ये एक सलाहकारी उत्तरदायित्व के रूप में नहीं आता, तो इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है, एक मानव संसाधन प्रबंधक के लिए आवश्यक योग्यता होना चाहिए। चारित्रिक गुण, सेवा का दृष्टिकोण या सृजनात्मक मस्तिष्क। इनमें कौन ऐसा है जो एक मानव संसाधन प्रबंधक के लिए आवश्यक योग्यता होने चाहिए? तो ये तीनों ही योग्यता एक मानव संसाधन प्रबंधक में होना चाहिए। उसका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, सेवा का उसका भाव भी अच्छा होना चाहिए, और सृजनात्मक मस्तिष्क, उसका मस्तिष्क भी में भी सृजन करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब वो आगे की सोच सके, क्या से क्या सही हो सकता है, क्या चीज़ हमारी ज़्यादा बिक सकती है, क्या प्रबंधन हम किसका कर सकते हैं। तो ये जो सृजनात्मक होता है, ये उसका सृजनात्मक मस्तिष्क होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सेवी वर्णीय प्रबंधक के जो सेवा में प्रबंधक रहते हैं, सेवा वर्गीय कार्य प्रणाली के उत्तरदायित्व में क्या शामिल होता है? सेवी वर्णीय प्रबंधक के सेवी वर्गीय कार्य प्रणाली के उत्तरदायित्व में क्या शामिल होता है? कर्मचारी क्षतिपूर्ति, कर्मचारियों की अगर कोई क्षति हो गई है तो उसकी पूर्ति कैसे करें, उनकी वेतन प्रशासन कैसे करें, आलेखन कैसे करें, या सुरक्षा व्यवस्था। तो वेतन प्रशासन सेवी वर्णीय प्रबंधक के सेवी वर्गीय कार्य प्रणाली में, तो सेवी वर्गीय कार्य प्रणाली में आपका वेतन प्रशासन आता है, याद रखिएगा। सेवी वर्णीय कार्य प्रणाली में सेवी वर्णीय कार्य प्रणाली में क्या आता है? वेतन प्रशासन आता है, याद रखिएगा। सेवी वर्णीय प्रणाली में क्या आता है? वेतन प्रशासन आता है। प्रशासन व पर्यवेक्षण कार्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? प्रशासन व पर्यवेक्षण कार्य के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं किया जा सकता? पर्यवेक्षीय योग्यताएं निर्धारित करना, पदोन्नति, पदच्युति व स्थानांतरण करना, उपक्रम के कार्यों के लिए अधिकारियों व पर्यवेक्षकों के अधिकार व दायित्व निर्धारित करना। तो इसमें से कौन प्रशासन व पर्यवेक्षण कार्य के अंतर्गत नहीं आता? जो पर्यवेक्षण हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इनमें कौन पर्यवेक्षण कार्य में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्यवेक्षीय योग्यताएं निर्धारित करना। ये तो बिल्कुल ही सही है, सीधे सीधे दिख रहा है। उपक्रम के कार्यों के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के दायित्व निर्धारित करना, ये भी पर्यवेक्षण कार्य में आ रहा है। लेकिन पदोन्नति करना पर्यवेक्षण में नहीं आता है, ना कि पदच्युति मतलब पद से विमुक्त करना उनको, ये भी पर्यवेक्षण में नहीं आता है। और ट्रांसफर करना, ये भी पर्यवेक्षण में नहीं आता है। पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षण योग्यताएं निर्धारित करना और पर्यवेक्षकों के अधिकार व दायित्व निर्धारित करना आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सेवी वर्गीय प्रबंधक के क्रियात्मक कार्यों में क्या शामिल है? संगठन का आयोजन व विकास करना, श्रमिकों को संगठन में बनाए रखने के लिए कार्य करना, सेवी वर्गीय शोध करना, या संगठन करना। तो इनमें से कौन ऐसा है जो सेवी वर्गीय प्रबंधक के कार्यों में शामिल है? तो श्रमिकों को संगठन में बनाए रखने के लिए कार्य करना और उनका वित्तीय प्रशासन, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि सेवी वर्गीय प्रबंधक का एक प्रमुख कार्य होता है वित्तीय प्रशासन। इसके अलावा क्या होता है कि श्रमिकों को संगठन में बनाए रखने के लिए कार्य करना। क्या होता है? श्रमिकों को संगठन में बनाए रखने के लिए कार्य करना भी सेवी वर्गीय प्रबंधक के कार्य में आता है। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? परीक्षण व्यक्तिगत व्यवहार, कार्यकुशलता तथा कार्य रुचियों का नमूने के तौर पर ज्ञान प्राप्त करना है। यह कथन किसका है कि परीक्षण जो आप करते हैं वो व्यक्तिगत व्यवहार, कार्यकुशलता तथा कार्य रुचियों के नमूने के तौर पर ज्ञान प्राप्त करना है। तो यह कथन किसका है? आर.डी. डेविस, मिल्टन ब्लूम, एन मैकनियर या कुंटज। तो ये मिल्टन ब्लूम, याद रखिएगा, परीक्षण के बारे में कि परीक्षण कार्यकुशलता, कार्य रुचियों का नमूने के तौर पर ज्ञान प्राप्त करना है, यह किसने कहा है? तो यह मिल्टन ब्लूम ने कहा है। प्राइमरी मेंटल एबिली हीच के लेखक कौन है? प्राइमरी मेंटल एबिली हीच के लेखक कौन है? हॉफमैन व बेंस, एल थॉर्मटन, क्रॉक्सटन व काउडन या एल काउडन। कौन है प्राइमरी मेंटन एबिली हीच के लेखक? तो प्राइमरी मेंटन एबिली हीच के लेखक हैं एल थॉर्मटन।
प्राइमरी मेंटल एबिली हीच के लेखक कौन है? L. थॉर्मटन है। व्यक्तित्व का जो परीक्षण होता है उसका क्या प्रकार होता है? प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण, उद्देश्य सहित परीक्षण या उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत परीक्षण का क्या प्रकार होता है? ये सभी होते हैं। व्यक्तित्व के परीक्षण में प्रतिबिंब का परीक्षण भी आता है, स्थिति संबंधी परीक्षण भी आते हैं, उद्देश्य सहित परीक्षण भी आते हैं। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। स्थिति संबंधी परीक्षण में क्या पता लगाया जाता है? परिस्थिति विशेष में कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, परिस्थिति विशेष में कर्मचारी की आत्मनिर्भरता व प्रभुत्व क्षमता के निर्णय, परिस्थिति विशेष में कर्मचारी की प्रतिक्रिया का निर्णय या उपरोक्त सभी। तो स्थिति संबंधी परीक्षण में क्या क्या आता है? स्थिति संबंधी परीक्षण में ये सभी आते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, हमारे घर के पीछे एक काम लगा हुआ है सरकार का, तो पुल वगैरह बन रहा है, तो उसी के कारण ये आवाज़ आ रही है, तो आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा। इसी के कारण आज मैं वीडियो बनाने में भी लेट हो गई थी। तो स्थिति संबंधी परीक्षण में क्या पता लगाया जा सकता है? परिस्थिति विशेष में कर्मचारी क्या निर्णय लेते हैं, परिस्थिति विशेष में कर्मचारी क्या अपनी आत्मनिर्भरता व प्रभुत्व का परिचय देते हैं, या परिस्थिति विशेष में कर्मचारी किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। तो स्थिति संबंधी परीक्षण में ये सभी पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टा पे मेरा अकाउंट आकांक्षा AKANKSHA 91957 के नाम से है। इसी तरह ट्विटर पे भी आप मुझे GK विद आकांक्षा के नाम से फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंधन का हमारा ये अलग चल ही रहा है, साथ में पटवारी का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा हो वो वाला कोर्स तो जरूर देखिएगा। उसके हमारे 49 वीडियो आज हो गए, अभी रात को उसका एक 50वां वीडियो भी आपके लिए आएगा। वहाँ मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, GK सभी कुछ आपके लिए करा रही हूँ, और बहुत सरल तरीके से, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, बहुत सरल तरीके से आपके सामने लेके आ रही हूँ, तो जरूर देखिएगा। साथ में हमारा एक मध्य प्रदेश के 7000 प्रश्नों का भी कोर्स चल रहा है, तो वो भी देखिएगा। आपने आपका नंबर अगर मेरे पास अभी तक सेव नहीं कराया है व्हाट्सएप पर, तो सेव करा दीजिए, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। भारत में विकसित परीक्षण कौन नहीं है? इनमें से भारत में विकसित परीक्षण कौन नहीं है? भेद युक्त कुशाग्रता परीक्षण। भेद युक्त मतलब बिना भेद के, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, कौन सा जो है लिंग है, तो इन सब के भेदभाव किए बिना जो परीक्षण है। यांत्रिक ज्ञान परीक्षण, जो यंत्रों का जो ज्ञान होता है उसका परीक्षण भारत में विकसित परीक्षण नहीं है। या मिनीसोटा का संशोधित पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण में से कौन भारत में विकसित परीक्षण नहीं है? भेद युक्त कुशाग्रता परीक्षण। हमारे यहाँ भेद युक्त कुशाग्रता परीक्षण नहीं आया है, बाकी यांत्रिक ज्ञान परीक्षण, मिनीसोटा का संशोधित पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण, ये हमारे भारत में विकसित है। बहुकुशलता जांच श्रृंखला में परीक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो बहुकुशलता जांच श्रृंखला में किस परीक्षण प्रणाली का योग किया जाता है? भेद युक्त कुशाग्रता, फ्लेनगन कुशाग्रता या असारे प्राथमिक योग्यता। तो बहुकुशलता जो जांच होती है, सभी तरह की कुशलता की जांच की परीक्षा प्रणाली होती है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? इसमें तीनों ही परीक्षण का उपयोग किया जाता है, भेद युक्त कुशाग्रता परीक्षण का भी, फ्लेनगन कुशाग्रता परीक्षण का भी, और असारे प्राथमिक योग्यता परीक्षण का भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन मैनेजमेंट के अनुसार साक्षात्कार की संख्या कितनी होती है? तो अमेरिकन मैनेजमेंट के अनुसार साक्षात्कार की संख्या 3 होती है। अमेरिकन मैनेजमेंट के अनुसार साक्षात्कार की संख्या कितनी होती है? तो साक्षात्कार की संख्या 3 होती है अमेरिकन मैनेजमेंट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार का अंतिम चरण क्या है? इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे ये नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं और अगर आप पटवारी या ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये बहुत सरल भाषा में टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स ले सकते हैं। इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं, जो वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 10 तक रहता है। हैंड रिटन बहुत सरल भाषा में तैयार किए गए नोट्स हैं, उसमें 1 लाइनर, ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिस प्रश्न आपको हजारों मिलेंगे। साथ में ये प्रबंधन के साथ में आपको 1000 1 लाइनर, साथ में 400 वस्तुनिष्ठ मिलते हैं, और प्रबंधन को पूरा हैंड रिटन फ्लो चार्ट से डायग्राम के द्वारा हर टॉपिक को समझाया है, ताकि आपको हर टॉपिक क्लियर हो सके। दूसरी कंप्यूटर दक्षता, जिसमें पूरा थ्योरी हैंड रिटन है और साथ में वस्तुनिष्ठ है। इसके अलावा कंप्यूटर दक्षता की जो इसके मेरे नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है, इस प्रकार का एक ग्रुप आपको व्हाट्सएप में मिलता है।
यहाँ मैं डेली आपको कंप्यूटर की शॉर्टकट की याद करा रही हूँ, छोटे छोटे टॉपिक याद करा रही हूँ कंप्यूटर के। रीजनिंग हमारी पूरी ग्रुप में चल रही है, जिसमें मैं बहुत सारे टॉपिक जैसे कि दिशा परीक्षण हुआ, कैलेंडर हुआ, लुप्त संख्याएं हुई और बैठक व्यवस्था हुई, ये सभी चीज़ें जितनी भी तर्क शक्ति के टॉपिक है वो सभी मैं ग्रुप में करा रही हूँ। बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ करा रही हूँ। छोटी छोटी ट्रिक्स आपको ग्रुप में दी जा रही है, गणित की ट्रिक्स दी जा रही है, मैथ्स की, रीजनिंग की ट्रिक्स दी जा रही है, इंग्लिश की ये रूल्स और नियम दिए जा रहे हैं, अलग अलग ट्रिक द्वारा इंग्लिश को कैसे कर सकते हैं ये दिया जा रहा है। तो ये सभी आपको एक ही जगह पे मिलेंगे इस व्हाट्सएप ग्रुप में। और यहाँ पे करंट अफेयर्स की बुकलेट भी बिल्कुल फ्री दी गई है। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की PDF यहाँ पे निःशुल्क दी जाती है। तो अगर आप ये ग्रुप लेना चाहते हैं और आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, इस नोट्स में आपको व्यापम की परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों की भी एक बुक मिलेगी और साथ में आपको जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की, वो सब मिलेंगी। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन था, साक्षात्कार का अंतिम चरण क्या होता है? साक्षात्कार का आयोजन, समापन, मूल्यांकन, नियुक्ति। तो मूल्यांकन, साक्षात्कार का जो अंतिम चरण होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मूल्यांकन। साक्षात्कार के अंतिम चरण में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। इसकी ये जो हम 2500 प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसकी PDF भी आपको उसी ग्रुप में दी जाएगी, रोज ही वहाँ पे दी जाती है वीडियो के बाद, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके याद होता रहे। निम्नलिखित में से प्रतिबल साक्षात्कार पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिबल साक्षात्कार पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर हार्ले, डॉक्टर हार्वर्ड, डॉक्टर मैकनायर या डॉक्टर मैकमरी। प्रतिबल साक्षात्कार पद्धति के प्रतिपादक थे प्रोफेसर हार्ले। प्रतिबल साक्षात्कार पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रतिबल साक्षात्कार पद्धति के प्रतिपादक थे प्रोफेसर हार्ले। कौन थे? प्रोफेसर हार्ले थे। किसी व्यक्ति को अपने कार्य पर रहते हुए उसकी सापेक्षित सेवाओं का जो उसको कंपनी को मिलती है, मूल्यांकन कर्मचारी मूल्यांकन है। यह उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा की दी गई थी? तो किसी व्यक्ति को अपने कार्य पर रहते हुए उसकी सापेक्षित सेवाओं का जो कंपनी को मिलती है, मूल्यांकन ही कर्मचारी मूल्यांकन है। किसी व्यक्ति को जो अपने कार्य पर रह रहा है और उसको उसकी सापेक्षित सेवाओं जो की कंपनी द्वारा उसको मिलती है, मूल्यांकन कर्मचारी मूल्यांकन है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह एल्फ्रेड ने दी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कर्मचारी मूल्यांकन की जो परिभाषा है जो कि सापेक्षित सेवाओं से संबंध रखती है, ये एल्फ्रेड ने लिखा। एल्फ्रेड ने इसकी परिभाषा दी कि जो कर्मचारी मूल्यांकन है और सापेक्षित सेवाएं जो उसको कंपनी द्वारा मिलती हैं, ये किसने लिखा है? ये एल्फ्रेड ने लिखा है। व्यक्ति से व्यक्ति का मूल्यांकन करने की प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो व्यक्ति से व्यक्ति का मूल्यांकन करने वाली इस प्रणाली सबसे पहले लागू की थी वॉल्टर डी स्टॉक ने। व्यक्ति से व्यक्ति का मूल्यांकन करने की प्रणाली सबसे पहले किसने लागू की थी? सबसे पहले लागू की थी वॉल्टर डी स्टॉक ने। व्यक्ति से व्यक्ति का मूल्यांकन करने की प्रणाली सबसे पहले किसने लागू की थी? वॉल्टर डी स्टॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारी का मूल्यांकन कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप व उसके कार्य निष्पादन के अनुरूप किया जाता है। एक कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप व और उसके कार्य के निष्पादन के अनुसार किया जाता है। तो यह किसने बोला था? यह बोला था सभी ने यही परिभाषा दी थी। स्प्रीगल, RD डेविस और वॉल्टर डी स्टॉक ने बताया था कि कर्मचारी की योग्यता का मूल्यांकन आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन कर्ता क्या हो सकता है? निष्पादन मूल्यांकन कर्ता जो होता है स्वयं कर्मचारी भी हो सकता है, एक विभाग का अध्यक्ष भी हो सकता है और प्रबंधक भी हो सकता है। निष्पादन मूल्यांकन कर्ता क्या हो सकता है? स्वयं कर्मचारी भी हो सकता है, विभाग का अध्यक्ष भी हो सकता है और एक प्रबंधक भी हो सकता है। द कस्टम अप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कस्टम अप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, डी मैकग्रेगोर, रिचर्ड ए लेनिन, डेल योडर या लुइस एलन। कौन थे? तो द कस्टम अप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं डी मैकग्रेगोर। द कस्टम अप्राइजल ऑफ जॉब परफॉर्मेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डी मैकग्रेगोर हैं।
अगला क्वेश्चन है, रेखीय योजना के अंकन करते समय सर्वाधिक लापरवाह अयोग्य व्यक्ति को अंक क्या दिया जाएगा। अगर रेखीय योजना का अंकन कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा लापरवाह और अयोग्य व्यक्ति होगा, उसको कितना अंक दिया जाएगा। 1.2, 1.0, 1.3 या 0। 1.2, 1, 1.3 या 0 अंक दिया जाएगा। तो 1.2 अंक दिया जाएगा जो लापरवाह व्यक्ति होगा, और जो अयोग्य व्यक्ति होगा कितना अंक दिया जाएगा, 1.2। मैन पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मैन पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डेल योडर। कौन है, डेल योडर है। मेन पावर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, डेल योडर है। भारत में मजदूरी को किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, या सभी के आपको डेट भी याद रखना है, मतलब किस सन में आया था। तो भारत में मजदूरी को किस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया है, तो इनके सभी के अंतर्गत मजदूरी को परिभाषित किया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 48, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 और उपयुक्त सभी, तो सभी के द्वारा ही किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था 1948 में। आपसे पूछे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब लागू हुआ था, 1948 में। आपसे पूछे मजदूरी भुगतान अधिनियम कब हुआ था, 1936 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, दोनों में अंतर याद रखिएगा। जनशक्ति से क्या तात्पर्य जनशक्ति मतलब लोगों की शक्ति। प्रबंधन में जनशक्ति क्या होती है, केवल श्रमिक, नियोक्ता, प्रबंधक, पर्यवेक्षक व कर्मचारी, वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं, केवल संगठित व असंगठित श्रमिक, या उपयुक्त सभी। तो ये इसमें जो सभी व्यक्ति जो काम पर लगे हुए हैं वो जनशक्ति के अंतर्गत आएंगे। कौन आएंगे, वे सभी व्यक्ति जो काम पर लगे हुए हैं वो जनशक्ति के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, संस्था में किसी नई विधि का प्रयोग होने पर जनशक्ति नियोजन का प्रारूप अपनाया जाएगा। अल्पकालीन जनशक्ति आयोजन, दीर्घकालीन जनशक्ति आयोजन, सामान्य जनशक्ति आयोजन, या मध्यकालीन जनशक्ति आयोजन। तो संस्था में किसी नई विधि अगर प्रयोग होती है तो कौन सा लाया जाएगा, अल्पकालीन। किसी नई विधि का प्रयोग करने के लिए कौन सा नियोजन लाया जाएगा, अल्पकालीन जनशक्ति नियोजन लाया जाएगा। नई विधि का प्रयोग होने पर कौन सा लाया जाएगा, अल्पकालीन जनशक्ति लाया जाएगा। जनशक्ति आयोजन की सफलता में क्या आवश्यक है, सेवा संबंधी नीतियों का निर्धारित होना, आयोजन संबंधी दायित्वों का निर्धारित होना, उपक्रम में संगठित सेवीय वर्गीय विभाग का होना, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन जनशक्ति आयोजन की सफलता में आवश्यक है, ये सभी जनशक्ति आयोजन की सफलता में आवश्यक हैं। सेवा संबंधी नीति भी, आयोजन संबंधी दायित्व भी, और उपक्रम में संगठित सेवी वर्गीय विभाग भी। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब आया था। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब आया था, 1950, 1948, 1949 या 1952। तो 1948 में बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम आया था। कब आया था, 1948 में। मोस्टली मजदूर हुआ, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम हुआ, कब आए थे, 1948। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने 210 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ऐसे ही और प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आज हमारा रात को वीडियो एक मध्य प्रदेश का आएगा और एक सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न मैं कराने वाली हूँ, जो पटवारी में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वो आएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।